दोनों देशों के बीच में संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो आगे चलकर भारत और अमेरिका के बीच में जो बहुत बड़ा वाणिज्य समझौता होने वाला है, उसका आधार बनेगा। तो हम लोग उसी के ऊपर अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है, और हम लोगों सामान्य भारत से लेकर भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को, सबके ऊपर उसका असर पड़ने वाला है। यहाँ तक कि हमारे जैसे लोग जो कि लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उनके ऊपर भी उसका असर पड़ने वाला है। पहली बात तो मैं चाहूंगा कि कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ मुगालते हैं, जिनको दूर कर देना चाहिए। एक उसमें बात यह है, जैसे कि प्रचार ये किया जा रहा है कि भाई अमेरिका ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया था, वो टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है या कर देंगे, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। जी हाँ। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं अर्थनीति के बारे में मेरी समझ इतनी अच्छी नहीं है, इसमें कोई मैं निश्चित होकर दावा कर पाऊं, कि मेरी समझ ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अभी ट्रंप ने वो आदेश जारी नहीं किया है कि टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया जाए, अभी कर दिया जाए, इस पे एक सहमति बनी है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, और वो ऐसा ऐसा कब तक होगा, तब ऐसा ऐसा होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर एक अपनी ठोस राय दें। ऐसा है कि देखिए, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हमारे ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने जब ये एग्रीमेंट हुआ 6 तारीख को, तो उसी दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चलते हुए वो 25% उन्होंने हटा दिया। तो अच्छा, 50% रह गया केवल। हाँ, तो 50 से 25% आ गया है। हाँ। और 25 से भी 18% आएगा जैसे ये समझौता हो जाएगा। मैंने सुना है कि एक हफ्ते में शायद ये मतलब बात हो जाएगी कि वो 25 से 18% ले आएंगे। आपकी बात का लुब्बो लुबाब ये है कि इस वक्त, आज की तारीख में, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भारत अपना माल अमेरिका भेजता है, उस पर 25% टैरिफ है, 18% टैरिफ नहीं है। लेकिन 25% भी नहीं है, 50% हट गया है, 25% है। जब ये डील हो जाएगी तब वो टैरिफ 18% करेंगे। पहली बात स्पष्ट हुई। दूसरी गलतफहमी ये है कि अमेरिका ने ये भारत पर दबाव डालकर ये भारत से मनवा लिया है कि भारत $500 बिलियन का माल अमेरिका से खरीदेगा, तरह तरह का। इसके अंदर तेल है, जिसके अंदर हवाई फाइटर जेट हैं, इसके अंदर कई इस तरह के माल हैं, बड़े छोटे हर तरह के माल हैं, खरीदेगा। तो ये माल जो $500 बिलियन का माल है, ये कैसे 1 साल में खरीदा जाएगा, 5 साल में खरीदा जाएगा? 5 साल में खरीदा जाएगा तो हर साल 100 बिलियन खरीदा जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये $500 बिलियन अब कह रहे हैं 5 साल में है। सबको लग ही गया था कि $500 बिलियन तो संभव नहीं है, क्योंकि भारत का जो टोटल इंपोर्ट है वो करीब $900 बिलियन का है। तो उसमें से अगर आपको $500 बिलियन एक साल में अमेरिका से लेना तो $40 बिलियन, $500 बिलियन बनाना एक साल में संभव ही नहीं है। उसको अगर हम 500 बिलियन मान ले 5 साल में, वो भी मुझे लगता है संभव नहीं होगा कि हम $500 बिलियन 5 साल में कर लें, जहां आज हमारी लेवल है $43 बिलियन की। तो उससे संभव नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें कहा गया है बैलेंस ट्रेड होगा। तो बैलेंस ट्रेड का मतलब है कि हमारा क्योंकि सरप्लस था, हम उनसे $43 बिलियन लेते थे और हम उनको करीब $90 बिलियन बेचते थे। तो हमारी तरफ सरप्लस था ट्रेड में, तो हमें उस सरप्लस खत्म करना होगा। तो सरप्लस खत्म करने के लिए 2 चीजें हैं, या तो हम अपने इंपोर्ट बढ़ा दें, $43 बिलियन से हम वो 60, 70, 80 कर दें, और फिर हमारे एक्सपोर्ट हम घटा दें, 90 से 60, 70 बिलियन कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कहा जा रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, वो एक्सपोर्ट तभी बढ़ सकता है जबकि हमारा इंपोर्ट बढ़े, और इतना इंपोर्ट नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मेरा मानना है ये जो ट्रेड डील है, ये एक तरह से खतरे की घंटी है, क्योंकि इसमें हमें इंपोर्ट बढ़ाने होंगे और एक्सपोर्ट अभी कम करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से हमें मार पड़ेगी। हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो इसका मतलब है हमारे देश में उत्पादन कम होगा। हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा तो उसका भी असर होगा कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कमी आएगी।
तो कई चीजें हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि अब उनके जो भी माल आएगा उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे, तो वो यहाँ पे सस्ता होगा, तो वो यहाँ पे अच्छे से बिकेगा। और हमारा माल जो अभी 2-2.5% का जो टैरिफ पे होता था, उस पे 18% लगेगा, क्योंकि कि हमारा माल वहां पे कम बिकेगा। अब सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि देखो हमारा तो 18 है, लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम का तो 19-20 है, तो उनका ज्यादा है, चीन का 30 है, तो हमारा माल वहां ज्यादा बिकेगा। ये उनकी तकरीर है कि हमारा माल वहां ज्यादा बिकेगा। पर ये हमें समझना चाहिए कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो कोई रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लेवी कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ इसलिए लेवी कर रहे हैं कि उत्पादन अमेरिका में ज्यादा पैदा हो, है ना, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपने हमारे अच्छी जो नौकरी है आपने हमारे यहाँ से ले ली है। वो चीन को, भारत को, मेक्सिको को ये एक्यूज करते हैं कि आपने अच्छी अच्छी नौकरी जो हमारे यहाँ होती थी वो आपके यहाँ चली गई है। तो उनका मकसद ये है कि हाई टैरिफ लगा के अमेरिका में उत्पादन ज्यादा हो। तो दो चीजें इससे सामने खुल के आती हैं। एक तो ये कि जो हमारा टैरिफ है और जो हमारा बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह टैरिफ है, उसमें 1-2% का ही फर्क है, तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो उससे कोई हमें अब इसमें एक और ठोस सवाल मैं अब बीच में रोक रहा हूँ, माफ कीजिए, एक मिनट कंप्लीट कर लूं, नहीं तो बात वो निकल जाएगी दिमाग से। दूसरी बात ये कि अगर अमेरिका में उत्पादन ज्यादा होता है तो सभी का वहां पे सेल कम हो जाएगा, हमारा भी कम हो जाएगा, बांग्लादेश का भी कम हो जाएगा, वियतनाम का भी कम हो जाएगा। और कोशिश अमेरिका की यही है कि जो मल्टीनेशनल को कह रहे हैं कि आप उत्पादन हमारे यहाँ आगे करिए, आप भारत में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मकसद ट्रंप का यही है कि सब जो ओवरऑल मार्केट जो है वो इंपोर्टर्स का वो कम हो जाए, तभी वो जो सक्सेसफुल होंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब लोग जो इतना सामान भेज देते हैं, हमारा बहुत ट्रेड डेफिसिट है, हमें तो ट्रेड डेफिसिट कम करना है। इस लॉजिक के हिसाब से तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा और हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था में उसका असर पड़ेगा। हम तो पहले से ही इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं और ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब कि एग्रीकल्चर को एक मिनट के लिए अगर छोड़ भी दे तो बाकी भी सारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी ये परेशानी आ जाएगी। कृषि में तो परेशानी आएगी, क्योंकि अगर हम कृषि का मार्केट खोल देते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव वहां पे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा जो किसान है वो बहुत छोटा किसान है, उसका जो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ होता है उसके जो खेती में, जबकि अमेरिका में एवरेज फार्म करीब 450 एकड़ का होता है। तो उसके पास टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, वगैरह वगैरह। तो मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर की तो प्रॉब्लम रहेगी मार्केट खुलने की। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि बैलेंस ट्रेड का मतलब क्या है, कि बैलेंस ट्रेड का मतलब ये होगा कि हमारे जो अर्थव्यवस्था पे धक्का लगेगा। जी। अब एक और बात किसी सफाई में आपसे चाहता हूं, ताकि जो हमारे दर्शक है उनका दिमाग साफ हो जाए कि मामला पेचीदा है। वो ये है कि इस दृष्टिकोण पत्र के मुताबिक भारत अमेरिकी औद्योगिक सामान और कई खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा, खत्म करेगा या बहुत कम करेगा। जैसे पहली दो चीजें जो है जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि विवादास्पद होने वाली हैं। एक है ड्राई डिस्टिलर्स गेन, DDGS, यानी जैसे कि मक्का से जब एथेनॉल निकाल लिया जाता है तो जो बचता है वो DDGS है। जी हाँ। तो वो, और लाल ज्वार ये पशु चारे के लिए, एनिमल फीड के लिए। जी हाँ। तो एथेनॉल और एनिमल फीड, अगर इन दोनों चीजों के ऊपर, और बाद में फिर सोयाबीन तेल भी आ जाता है। जी हाँ। इसमें सोयाबीन, इस लिस्ट में जो मेरे सामने लिस्ट है, इसमें सोयाबीन का तेल भी है, DDGS भी है, और लाल ज्वार जो पशु चारे के लिए है वो भी है। अब ये तीनों चीजें जो हैं वो हम लोगों का जो एनिमल फीड का जो उत्पाद है, उसके बाद में जो तेल का बाजार है, और जो मक्का की खेती है, सोयाबीन की खेती है, जब वहां से अमेरिका में तो ये काम GM मक्का और GM सोया के जरिए होता है। तो वहां का जो DDGS है उसमें भी GM मौजूद होगा। तो जब वो हिंदुस्तान आएगा तो वो GM होगा। और भारत ने GM के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। इसको करने के लिए भारत को अपना कानून बदलना पड़ेगा, और कानून बदलने के बाद में कोई तरीका नहीं रह जाएगा इससे दूसरे देशों की जो GM फसलें हैं उनको हम रोक पाए। और फिर GM फसलों का भारत में जब प्रभाव होगा तो भारत के ये क्षेत्र जो पूरी अभी तक आत्मनिर्भर हैं, ये अपनी आत्मनिर्भरता खो देंगे। और ये न केवल दूरगामी दृष्टि से बल्कि बहुत जल्दी ही इसके कुप्रभाव देखे जा सकेंगे। इस विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं?
देखिए, पीयूष गोयल ने साफ किया है कि हम जीएम प्रोडक्ट्स को अभी इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये उन्होंने मतलब साफ कह दिया है। ये स्पष्टता नहीं है कि जीएम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो डीडीजीएस है, हाँ, उसमें वो तो उसमें होगा। अंदर जीएम का एलिमेंट होगा। जब वो आ जाएगा तो जीएम प्रोडक्ट तो आ ही गया मुल्क में, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, पर ऐसा है कि वो हमारे उत्पादन में नहीं काम आएगा ना। मतलब जो हमारी जीएम क्रॉप होती है, उसका जो सीड है वो जीएम का होता है, तो वो जीएम का सीड यहाँ पे आके फिर हमारे जो ऑर्डिनरी सीड है उसको कंटेमिनेट कर देगा, है ना। तो इसलिए परेशानी होती है कि आपने अगर जीएम का कुछ कहीं लगाना शुरू किया तो फैलता जाएगा। पर अगर ये जो क्रश, आप दर्शकों को बता दें, जीएम का मतलब जनरल मोटर नहीं है, बहुत से लोग तो जनरल मोटर कहने लगते हैं, बड़ी गलतफहमी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। जी हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है कि जो आपने उसके जीन्स को चेंज कर दिया, और वो ऐसे होते हैं जनरली, क्या होता है कि उससे आप दूसरी क्रॉप नहीं ले पाते हैं, और वो आपका जो कंटामिनेट कर देगा, क्योंकि वो जब उसकी जो क्रॉप उगेगी तो बगल की फील्ड्स वगैरह पे भी असर डालेगा, और फिर वो जेनेटिक कंपोनेंट जो मॉडिफाइड कंपोनेंट उन जो क्रॉप्स में भी आ जाएगा। फिर आप अगर जैसे कि जो मक्का है, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मक्का आपने उगाई, तो उससे फिर दोबारा आप नहीं जब मक्का उगा सकते, उसके लिए दोबारा आपको सीड कंपनी से ही लेना पड़ता है। तो इसलिए जो किसानों को कॉस्ट बढ़ जाता है जीएम क्रॉप्स का, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी पीयूष गोयल ने ये कहा कि हम जीएम क्रॉप्स को नहीं अलाउ करेंगे, और वीट को, राइस को, इन सब चीजों को उन्होंने कई चीजें गिनाई हैं जिनको हम नहीं अलाउ करेंगे, है ना। और जो ये डीडीजीएम आएगा वो हमारी क्रॉप को नहीं कंटामिनेट करेगा, क्योंकि वो उगाया नहीं जाता है ना, वो तो फीड में है। तो वो जीएम का जो कंपोनेंट है उससे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा वो हम सोच सकते हैं, कि वो एनिमल्स के हेल्थ पे, या अगर ह्यूमंस के जो उसमें आया, या वो दूध के जरिए आ गया लोगों के शरीर में, तो क्या वो गलत असर करेगा, वो एक अलग चीज है। तो इन दो चीजों को हमें सेपरेट करना चाहिए। लेकिन जो एक बड़ी चीज है, दो चीजें कहूंगा, इसमें एक एडिशनल आइटम्स भी हैं। अच्छा। मतलब कि जो अलाउड है, जैसे आपने डीडीजीएम का कहा और ये कुछ चीजों कहा, इसमें एडिशनल आइटम्स भी हैं। वो एडिशनल आइटम को स्पेसिफाई नहीं किया, वो एडिशनल आइटम में क्या चीजें आएंगी, है ना, ये अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो वो एक बड़ी चीज है। और दूसरी चीज ये कि अभी तो जो आप देखें, तो अभी एक फ्रेमवर्क ही डिसाइड हुआ है। इस फ्रेमवर्क के आधार पे हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे मार्च के मिडिल तक, है ना, और उसके आधार पे फिर हम एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करेंगे, ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी ये कच्चा है, क्योंकि आपका जो फाइनल डिटेल्स है ना, वो तो जब आप साइन करेंगे मार्च में एक एग्रीमेंट पे, तब उसमें जो डिटेल्स आएंगे, उस डिटेल्स में आने में चेंज हो जाएगा कुछ, क्योंकि जो अभी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसमें आते आते जो क्या लीगल लैंग्वेज होगी, क्या होगा, वो चेंज होगा। और उसके बाद फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में तो फिर और भी चीजें बदल सकती हैं। तो ये जो अभी अनाउंस किया है फाइनल नहीं है। और आगे अगर आप देखें तो भारत झुकता चला गया है। ट्रम्प साहब ने हमारे ऊपर दबाव डालना शुरू किया, और हमको खुद भी समझ आया, तो हमने लास्ट ईयर के बजट में भी चीजें खोली। उसके बाद ऑयल लेना शुरू कर दिया, उसके बाद रशियन ऑयल हमने कम कर दिया, और अब हम रशियन ऑयल और कम कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कह दिया कि अगर हम रशियन ऑयल लेंगे तो ये वापस 25% फिर वापस आ जाएगा, तो इसलिए हमें तो वहां से खत्म करना पड़ेगा। तो हम अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर हम रशियन ऑयल लेंगे तो ये 25% जो हटाया है फिर वापस आ जाएगा, है ना। तो इसलिए फिर मतलब कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसमें भी वो दखलंदाजी कर रहे हैं, तो हमें दबाव पे दबाव डाले जा रहे हैं। तो जो दबाव पे दबाव डाले जा रहे हैं और हम उसके सामने झुकते जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो एग्रीमेंट मार्च में साइन होगा, वो अभी जब फ्रेमवर्क में जो चीजें कही गई है उससे भी अलग होगा, और जो बायलैटरल एग्रीमेंट होगा वो उससे भी अलग होगा, कि हम दबाव में आते चले जाएंगे। तो दबाव में अब इतने दबाव में आ गए हैं कि हमने कई चीजें खोल दी हैं, ईयू के डील के साथ, अमेरिका के डील के साथ, ब्रिटेन के डील के साथ। तो जब हम खोलते चले जा रहे हैं, तो अब हम एक तरह से वेस्टर्न कैंप के वो हो गए हैं। तो क्या यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के साथ भी जो डील हुई है उसमें भी हमने अपने खेतिहर क्षेत्र को खोला है? इसी तरह से जैसे कि यहाँ कर रहे हैं, उसी तरह से वहां पे भी हमने किया है कि कुछ चीजें वहां से आएंगी, है ना। और उसमें भी मेरा मानना है कि कई चीजें हैं जिनसे कि हमारा मार्केट खुलता जाएगा, क्योंकि 90% पे हम वहां से टैरिफ कम कर रहे हैं ईयू के साथ। तो अगर इतना टैरिफ हम कम कर रहे हैं ईयू के साथ, उतना टैरिफ हम कम कर रहे हैं, जीरो टैरिफ कर रहे हैं अमेरिका के साथ, तो सामान वहां से ज्यादा आने ही लगेगा। वो हमारी इंडस्ट्री पे असर डालेगा, वो हमारे कृषि पे असर डालेगा।
तो अभी सरकार एडमिट नहीं कर रही है, पर अमेरिका के जो वहां पे जो सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के, उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि अब हमें 145 करोड़ लोगों का जब मार्केट मिल जाएगा, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां ज्यादा जाएगा, है ना। तो उनके दिमाग में तो यही है कि हमारा एग्रीकल्चर मार्केट वो खुलवा लेंगे। अभी चाहे बहुत सारी चीजें हम गिना रहे हैं, पीयूष गोयल जी गिना रहे हैं कि नहीं नहीं हम ये चीजें नहीं खोल रहे हैं, पर मेरा मानना है कि जब ये मार्च में जो एग्रीमेंट आएगा तब तक कुछ चीजें खुल जाएंगी, और जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट उसके आधार पे बनेगा कुछ समय बाद, तो उसमें और ज्यादा चीजें खुल जाएंगी। और ये होगा कि अब जब आपने इतना खोल दिया तो इतना खोलने में क्या है। जैसे कि रूस के साथ आपने तेल में देखा कि रूस से हमने तेल खरीदना कम कर दिया, तो अब इस समय रूस से तेल खरीदना हम बंद भी कर दें तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल प्राइस है और रशिया का प्राइस है उसमें बहुत फर्क नहीं है, तो आपने रूस से न लेके कहीं और से लेना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे खुलते जाते हैं और प्रेशर आता जाता है कि और खोलिए और खोल दीजिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये तो एक तरह से कहा जाए तो थिन एज ऑफ द वेज है, कि वो एक बार आपको दरार पड़ गई, वो दरार चौड़ी आप करते जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये क्योंकि अभी इंटरिम ही है ना, तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि और क्या क्या खुल जाएगा, खासकर क्योंकि अब हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो भी कम हो रही है, हमारा ब्रिक्स में भी रोल इससे सबसे कम हो जाएगा। तो जो हम कर सकते थे एक न्यूट्रल स्टैंस लेते हुए कि रूस से भी, चीन से भी, अमेरिका से भी, यूरोप, ईयू से, जापान से, सबसे अपने एक संबंध अच्छे बना के रखते, वहां पे जो है मुझे लगता है कि कमजोरी हमारी आ जाएगी। तो ये हम दबते चले जा रहे हैं, ये दिखा रहा है ये एग्रीमेंट।